ये नेहरू जी का काम खुद गिनवाते रहते हैं और फिर पूछते हैं कि नेहरू जी का नाम अब क्यों ले रहे हो। राहुल गांधी बिहार इलेक्शन में वोट चोरी तो प्रूव नहीं कर पाए हैं, लेकिन तभी 3 बातें उठाई हैं पार्लियामेंट में। देखो, नेहरू जी के समय से 45 दिन की लिमिट चली आ रही है इलेक्शन चैलेंज करने के लिए। राहुल गांधी अब इसे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि थोड़ा ऑड है क्योंकि पहले जब मैनुअल चेकिंग करनी पड़ती थी तब 45 दिन काफी थे, लेकिन अब एआई और डिजिटाइजेशन के जमाने में 45 दिन कम पड़ रहे हैं। तो समय आपको चेकिंग के लिए चाहिए या फिर वोट चोरी का झूठा इल्जाम को लंबा खींचने के लिए। फिर नेहरू जी के टाइम से सिस्टम चला आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीएम अपॉइंट करते हैं। मेन आर्गुमेंट था कि जब सरकार उनकी, वोट्स उनको मिले हैं, पावर उनकी है, तो डिसीजन भी उनका ही होगा। बीच में कुछ एडहॉक अरेंजमेंट्स हुए, लेकिन फाइनल पावर अभी भी पीएम के हाथ में ही थी। बीजेपी ने 2023 में पहली बार लॉ लाया और उस पावर को डिसेंट्रलाइज किया। अब इलेक्शन हारने के बावजूद भी ऑपोजिशन भी मेंबर है उस कमेटी का, यानी राहुल गांधी का भी अधिकार है उस कमेटी में होने का। तो फिर ये मोदी जी डिक्टेटर कैसे हुए जो कि पावर को सेंट्रलाइज करने की बजाय खुद ही ऑपोजिशन के साथ शेयर कर दिया। फिर तीसरी दिक्कत इन्हें यह है कि ईवीएम में अभी भी कुछ घोटाला है, तो ईवीएम का सोर्स कोड ओपन कीजिए, यानी इनको ईवीएम का सॉफ्टवेयर ही पब्लिक करवाना है। क्यों करवाना है? 2027 में ओपन चैलेंज दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि किसी में भी दम है तो हैक करके दिखाइए। एक भी पॉलिटिकल पार्टी हैक नहीं करवा पाई थी, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को पब्लिक क्यों करें? किसको दिखाना है आपको? वैसे जब 2004 और 2009 का इलेक्शन कांग्रेस जीती थी तब ईवीएम में दिक्कत नहीं दिखी थी इनको। अब इन सवालों के जवाब सुनने से पहले ही राहुल गांधी चलती पार्लियामेंट के सेशन को छोड़ के जर्मनी चले गए हैं। तो अब इसका जवाब सुनेगा कौन? नेहरू जी पुनः जन्म लेंगे या फिर पार्लियामेंट की खाली कुर्सियों को सुनाएं?